रज़ा अहमद। किस्त नंबर 18। आप डरे मत, बहुत अच्छी टाई बांधती हूँ मैं, मेरा भाई तो मुझसे ही टाई बंधवाता था। हनी कहती है मेरी आपी जैसी टाई तो कोई नहीं बांध ही नहीं सकता। वो उसे खामोश देखकर अपनी तारीफ खुद ही फ़ख्र से पेश करने लगी थी। ओके बांध दो, लेकिन जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। वो इसे देखते हुए संजीदगी से बोला, बस फिक्र ही ना करें, एक बात मैं बांध देती हूँ। वो बख्त के गले में टाई डालती हुई बोली। अजलान बख्त ने बहुत करीब से उसके नकूश देखे थे, जिनमें अजीब सी मुलायमत थी। घुंघराले बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे, सुर्ख सूट ऊपर काली भारी कॉली शॉल कंधों पर रखे हुए थे। चेहरे पर हमेशा एक ही मुस्कुराहट सी होती थी। ज़रगुने आज तैयार रहना, हमने आज कहीं जाना है। वो उसका चेहरा देखते हुए बोला। किस जगह? वो इश्तियाक से इसे देखती हुई बोली। जब जाओगी तो पता चल जाएगा। वो इसे कहता हुआ चला गया था। वो कंधे उचकती हुई बेड पर छलांग से अंदाज में चढ़ी। उफ, कितना मिस किया ना मैंने अपने बेड को। वो बेड पर लेटती हुई मुस्कुरा कर बोली। फिर ठिठरी, अपना बेड? वो एकदम से उठकर बैठती हुई बड़बड़ाई थी, जबकि चेहरे पर नासमझी वाली मुस्कुराहट थी। भाई अजलान गाड़ी में बैठ रहा था जब हन्नान की पुकार पर वो रुकता हुआ इसकी तरफ पलटा। क्या बात है हन्नान, तुम परेशान नजर आ रहे हो? भाई आपसे एक बात शेयर करनी थी। वो सर झुका कर बोला। रिलैक्स होकर कहो भाई, वो एली पाकिस्तान आ चुका और मुझे लगता है वो आपी को तंग करने की भरपूर कोशिश करेगा। प्लीज़ आप आपी को अकेले मत छोड़िएगा। हन्नान गहरी सांस लेते हुए बोला। डोंट वरी हन्नान, ज़रगुने मेरी बीवी है, इसे प्रोटेक्ट करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो ना। जाओ शाबाश, यूं नहीं जाओ, पहले भी तुम्हारी पढ़ाई का बहुत खर्च हो चुका है। वो अजलान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोला। हन्नान एकदम से अजलान के गले लग गया था। बेटा क्या हुआ? अजलान ने परेशानी से पूछा। भाई रात को आपी के हवाले से अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं। मैं जब भी अपनी आपी के हवाले से कोई ख्वाब देखता हूँ वो सच हो जाता है। आप प्लीज़ मेरी आपी को हर मुसीबत और मुश्किलात से दूर रखना। मैं उनकी आंख में एक आंसू भी देख लूँ तो दिल सलामत नहीं रहता। भाई आप ही पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, आप प्लीज़ कुछ करें। हन्नान आंखों में नमी लिए भरे हुए लहजे में रुक रुक कर बोला था। बच्चे बहादुर बनो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम अगर ऐसा करोगे तो चाचू को कौन हौसला देगा? हाँ मैं हूं ना, बेफिक्र हो और यूं नहीं जाओ। ज़रगुने की फ़िक्र मत करो। अजलान हनी का चेहरा हाथों में लेता हुआ बोला। हन्नान अजलान का हाथ होंठों से लगाकर मुस्कुराया, फिर पलटकर अपनी बाइक की तरफ चला गया। अजलान वक्त गहरी सांस लेता ऊपर बैल्कनी की तरफ देखने लगा, जहां खड़ी ज़रगुने उलझी हुई नज़रों से नहीं देख रही थी। इसने बख्त के देखने पर हाथ से इशारा किया कि अभी तक गए क्यों नहीं। वो इसे देखते हुए पलट कर गाड़ी में बैठता हुआ चला गया। किसी बात का जवाब देना तो इन पर जैसे फ़र्ज़ ही नहीं है। वो गुस्से से बोली। अस्सलाम वालेकुम बड़े चाचू एंड बड़ी चाची। वो खाकान साहब और रानिया बेगम के आती हुई मुस्कुरा कर बोली। वालेकुम सलाम बच्चे, खाकान साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या तुम्हारी शादी हुई है अजलान बख्श से? रानिया बेगम ने नहुसत से कहा। पूछा। जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ही हूँ डॉक्टर अजलान। ज़रगुने अजलान बख्त लाशारी। वो पहली बार फ़ख्र से बोली थी। तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए और कोई रिश्ता नहीं मिला था जो तुम्हें दो शादीशुदा और एक बेटी के बाप से ब्याह दिया? हैरत है भाई। रानिया बेगम फिर से नहुसत से बोली थी कि अजलान बख्श से तो इन्हें खुदा वास्ते का बैर था, फिर उसकी बीवी से वो कैसे मुस्कुरा कर बात कर सकती थी? रानिया बेगम खाकान साहब के तनबीह अंदाज पर वो होना हो करती हुई रह गई थी। नहीं, रिश्ते तो बहुत थे चाची, लेकिन मेरे नसीब में वही थे और मेरे पापा और आगा जी कहते हैं अजलान तो अज़ल से तुम्हारा ही नसीब था, तो फिर वो कैसे किसी और का हो सकता था? वो ज़रिश को करीब आते देख कर गर्दन अकड़ा कर बोली थी। लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना इसे आता था। ज़रिश उसके करीब आती वहीं रुक गई थी। सॉरी आंटी, मज़ीद कंपनी नहीं दे सकूंगी आपको, मुझे हॉस्पिटल जाना है। कि वो छुट्टियां नहीं कर सकती ना? सो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। उनको खुश अखलाकी से कहती हुए ज़रिश को 100 वलट की मुस्कुराहट पास करती अपनी गाड़ी के करीब भाग गई। ज़रिश ने होंठ बीच कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। उफ, मैंने कितना घाटे का सौदा कर लिया। ज़रिश ना सारी के दुख में मुब्तला होती दिल में सोच कर रह गई थी। क्या ज़रूरत थी ऐसे बातें करने की? वक्त में क्या कमी है? तुम ना अपनी ज़बान को लगाम दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। खाकान साहब गुस्से से बोले। बड़ी मोहब्बत जाग रही है भतीजे के लिए, मत भूलें वो आपकी दगाबाज बीवी का बेटा है। इसमें कहाँ से वफा आ गई जिसकी माँ में ही नहीं थी? रानिया बेगम हमेशा की तरह उनके दिल में वक्त के लिए मोहब्बत जागता देखकर फिर से इन्हें भूली बिस्तरी बातें याद दिलाने लगी थी। हॉस्पिटल के लिए निकल गई है ज़रगुने आज़म। बैल्कनी में खड़े लड़के ने किसी को फ़ोन में बताया था। गुड जॉब, एली ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे आपके साथ रहना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ, मेरा दिल नहीं लगता इन लोगों में। मैं आपके साथ ज़रगुने हना के साथ रहना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। फातिमा, वो उसके सामने बैठा इसे बेबसी से पुकार गया था। भाई आपने मेरी जिम्मेदारी क्यों ली थी? जब उठा नहीं सकते थे क्यों ले आए मुझे इस दोजख से? वहीं सड़ने देते।
امی کہا کرتی تھی فاطمہ پریشان مت ہوا کرو، تمہارا ایک بہت پیارا بھائی ہے جو اب ہمارے ساتھ نہیں، لیکن تم ایک دن اس کے ساتھ رہو گی، وہ تمہارا اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو بنا دیکھے آپ سے شدت سے عقیدت محبت کر بیٹھی تھی کہ جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ کوئی ان بہنوں سے پوچھے وہ کوئی زندگی گزارتی ہیں، لیکن میرا تو بھائی ہے، میں اپنے بھائی کے بغیر اتنا عرصہ دور رہی ہوں، بھائی اب اور نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہتے ہوئے روئے جا رہی تھی، ہچکیوں سے روتی وہ اذلان وقت کا سینہ چیر گئی تھی۔ اسے کل رات سے بہت بخار تھا، عبداللہ نے اسے بتایا تھا اور وہ صبح ہی اس کے سامنے تھا۔ فاطمہ کیا یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہے یا پریشانی؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں تھامتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں۔ یہاں آپ نہیں ہیں، میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گی، گلی بھائی آپ سے دوری مجھے مار دے گی، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور، آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں ہر ایک کی نفرت سہ لوں گی، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں ہر تکلیف سہ سکتی ہوں، مجھے اب آپ کے پاس رہنا ہے بھائی، میں آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں، آپ کے کپڑے پریس کرنا چاہتی ہوں، آپ کے کندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں، بھائی پلیز آپ کی بہن کو آپ کی دوری مار دے گی، میں خود کے بغیر تو رہ سکتی ہوں لیکن اپنے بھائی کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں سے روتی ہوئی بول رہی تھی، جن سے کہہ رہی تھی کاش وہ اس کا لہو لہان دل دیکھ سکتی، وہ پتھر کا تو نہیں تھا، اسے بھی لوگوں کے رویے دکھ دیتے تھے، اپنی بہن کی تکلیف اس پر اثر انداز ہوتی تھی، لیکن اس گھر کے لوگ کیسے فاطمہ کو وہاں ایکسیپٹ کر سکتے تھے؟ کیسے فاطمہ؟ وہ دھیمے سے بولا۔ جواباً فاطمہ کے سلونے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ جب وہ فاطمہ کہتا تھا تو فاطمہ کو ساری دنیا بھول جاتی تھی۔ بھائی، وہ روتی آنکھوں سے بولی، وہاں کے لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، وہ آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں کیسے برداشت کروں گا؟ وہ آپ کے وجود کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ دھیمے سے بولا، آپ کے لیے کسی کی بھی نفرت سہ سکتی ہوں، یہ فاطمہ 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 دھیمے سے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ کتنی کمزور ہو چکی تھی یہ وہ اب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پٹری زدہ ہونٹ، وہ شکل سے برسوں کی بیمار دکھتی تھی۔ جب میرے ابو فوت ہو گئے تھے تو چاچی لوگوں نے زندگی بڑی تنگ کر دی تھی، ہم ماں بیٹی پر، میں بہت چھوٹی تھی بھائی، لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی لوگوں کی مار کھانا شروع کر دی تھی، کوئی کالی کہتا تو کوئی ڈائن کہتا، میری امی سے سارا دن کام لیے جاتے، ان کو گالیاں دی جاتی، انہیں مارا جاتا، میری امی نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا، میں امی سے شکایت کرتی، امی نہ میرا بھائی ہے نہ میرا ابو ساتھ ہے، میں رو دیتی۔ پھر ایک دن امی نے کہا فاطمہ ایک بہت بڑا بھائی ہے، اذلان بخت، امی آپ کو ذکر بہت محبت سے کرتی تھیں، آپ کی باتیں کرتی رہتی، جس کا مجھے بھی آپ سے انسیت ہو گئی، میں دروازے پر بیٹھ کر گھنٹوں آپ کی راہ تکا کرتی تھی کہ ایک دن میرا بھائی آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے جائے گا، لیکن آپ نہ آتے، پھر آپ مجھے اتنی دعاؤں سے ملے تو مجھے خود سے دور کر دیا۔ وہ اسپٹ انداز میں بولے جا رہی تھی، جس پر بخت ایک دم سے اٹھا کھڑا ہوتا ہوا اس کے کمرے سے تیز قدموں سے نکل گیا، گاڑی کے نزدیک آتا وہ گہری گہری سانس لیتا، سینے کو مسلنے لگا، چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے، جیب سے کانپتے ہاتھوں سے گولی نکال کر وہ اپنی زبان پر رکھ گیا تھا، خود کو نارمل کرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرعونے نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی تھی، اس کی ڈیوٹی آج بچوں کے وارڈ میں تھی، وائٹ کوٹ، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، گھنگرالے بالوں کو اونچی پونی کیے، وہ بہت دل جمی سے اپنی فرائض سر انجام دے رہی تھی، ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکان تھی۔ بچے تو اسے ایسے ویسے بھی بہت پسند تھے۔ ڈاکٹر زرغونے، آپ کا فون بج رہا ہے۔ ڈاکٹر دین نے اس کی توجہ اس کے فون پر دلائی تھی، وہ سر پر ہاتھ مارتی فون کے قریب دوڑی، اوئے اوپر بڑے میاں کالنگ لکھا آ رہا تھا، وہ تھوک نگلتی ہوئی فون آن کرتی کان سے لگا گئی۔ کس سے پوچھ کر ہاسپٹل آئی تھی؟ وہ غصے سے بولا، آغا جی سے، اور آپ نے آپ سے بھی ایک بار پوچھا تھا تو آپ نے کہا چلی جانا، وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی، اور تب کی بات تھی آج پوچھا؟ وہ سرد لہجے میں بولا، وہ شاید گاڑی میں تھا، آس پاس سے اسے گاڑیوں کے ہارن وغیرہ سنائی دے رہے تھے، تو کیا میں روز روز پوچھتی پھروں؟ کل کو حساب تو اللہ ڈاکٹر زرغونے سے ہی لے گا نا، وہ کہے گا کہ زرغونے تم ڈاکٹر تھی، کیا اپنے فرائض ادا کیے؟ تو میں کیا کہوں گی؟ ویسے بھی میرا خواب ہے میں بہت بڑی ڈاکٹر بنوں، لوگ کہیں کہ ہم نے تو ڈاکٹر زرغونے سے علاج کروانا ہے، یہ دن بھی تو آئے گا نا کبھی۔ وہ مصنوعی حسرت سے بولی، شٹ اپ زرغونے، کم بولا کرو، 2 گارڈ تمہارے ساتھ رہیں گے، اوکے؟ ان کی بات تمہیں ماننی ہوگی۔ دوسری بات، کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تم نے مجھے فوراً فون کر دینا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر کھڑی ہوں، جو میرے لیے اتنے پریشان ہیں، خیریت تو ہے نا؟ وہ مسکراتے لہجے میں شرارت سے بولی۔ بخت نے جواباً سر جھٹکتے ہوئے فون ہی بند کر دیا تھا، اس نے ابھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، اس لڑکی سے مزید بات کرتا تو اس نے دماغ خالی کر دینا تھا۔ بنا جواب دیے ہی فون بند کر دیا۔ ایک تو مجھے کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے، وہ غصے سے ناک چڑھا کر بولی۔ وہ چونکی شہباز رئیس
जख्मी हाथ लिए हॉस्पिटल दाखिल हो रहा था। साथ एक आदमी भी था, वो दूसरे वार्ड में चले गए थे। वो सर झटकती हुई अपनी ड्यूटी देने चली गई। 15 मिनट बाद शहबाज रईसी से अपने सामने से आता दिखाई दिया। उफ, ये कहाँ से सामने आ गया? वो बड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, शहबाज रईस ने पुरखलूस लहजे में कहा। वालेकुम सलाम। वो गहरी सांस लेती हुई बोली थी। आप भी यहाँ ड्यूटी देती हैं? बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। वो बात से बात निकाल रहा था। मैं तुम्हारे मामे की बेटी हूँ जो तुम्हारा फ्री इलाज करने गई थी, जिसकी तुम्हें बहुत खुशी चिड़ी है। वो गुस्से से बोली। वो पहले हारिस ज़दा, फिर मुस्कुरा दिया। रास्ता तो दे दे मिस्टर। वो इसे हुन्नवाज रास्ते के बीच में खड़ा देखकर तन से बोली। शहबाज रईस ने मुस्कुरा कर इसे गुजरने का रास्ता दे दिया। उफ उफ, कैसे मेंटल लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। वो बड़बड़ाती हुई दूसरे कॉरिडोर की तरफ चली गई थी। शहबाज मुस्कुरा कर उसके पुष्ट देखता हुआ चला गया। गाड़ी के करीब आती वो चौंकी थी। गाड़ी में बख्त था जो इसे लेने आया था। हाय मैं मर जावां, आज तो मुझ नाचीज़ को लेने बड़े बड़े आदमी आए हैं। वो उसके साथ बैठती हुई मुस्कुराते लहजे में बोली। वो जवाबन इसे देखता हुआ फिर से बाहर के मनाजर देखने लगा। इसके गले में वही टाई देखती वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। क्या, क्यों देख रही हो? वो संजीदगी से बोला। मैं देख तो नहीं रही थी, मैं तो टाइम देख रही थी। वो शर्मिंदगी से बोली। टाइम मेरी कलाई में बंधी वॉच पर दर्ज है, ना कि मेरे चेहरे पर। वो फिर से संजीदगी से बोला। बंदे की बेइज्जती करके रख देते हैं ये। वो खफगी से बड़बड़ाई थी। ये रास्ता हमारे घर की तरफ तो नहीं जाता? वो हैरत से बोली। वो जवाबन चुप रहा। गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। अरे, हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप मुझे यहाँ डॉक्टर लगवाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वही खुश हूँ। वो खफगी से बोली। ज़रगुने चलो। वो उसका हाथ थामता हुआ इसे लिफ्ट की तरफ लेकर बढ़ा था। ज़रगुने मुंह बसूरे उसके साथ चलती रही थी। वो चौंकी, सामने बोर्ड पर लिखे नाम को देखकर। साइकेट्रिस्ट के पास क्यों आए हैं हम? आप ठीक तो हैं? वो हैरत से बोली। हाँ। वो उसकी कलाई थामकर अंदर लाते हुए बोला। हेलो डॉक्टर आयशा। वो अंदर आता हुआ बोला। ओ हेलो मिस्टर अजलान बख्त, प्लीज़ कम एंड सीट। डॉक्टर आयशा चेयर से खड़ी होती हुई बोली। बख्त मुस्कुरा कर आगे आया। पहले ज़रगुने को चेयर पर बिठाया, फिर खुद बैठा। क्या लेंगे आप लोग? डॉक्टर आयशा ने इनसे मुस्कुरा कर पूछा। नथिंग एल्स डॉक्टर, वो ज़रगुने को देखते हुए बोला, जिसके चेहरे पर हैरत थी। जी तो कौन है पेशेंट? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरी मिसेस ज़रगुने बख्त। वो गहरा सांस लेता हुआ बोला। ज़रगुने ने आंखें फाड़े से देखा। क्या कह रहे हैं आप? ज़रगुने ने हैरत से निकलते हुए बमुश्किल पूछा। ज़रगुने, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। वो उसे धीमे लहजे में बोला। क्या सुनूं? हाँ, आप मुझे पागल समझते हैं? मैं कोई पागल हूँ जो आप मुझे नफसियाती डॉक्टर के पास लेकर आए हैं? वो चेयर से खड़ी होती हुई चीख कर बोली। मिसेस बख्त, नफसियाती डॉक्टर के पास पागल लोग नहीं आते। ज़रूरी नहीं आप पागल हों, फिर ही आप एक साइकेट्रिस्ट के पास आएँ। डॉक्टर आयशा ने इसे समझाना चाहा। वो इसे गुस्से से घूरती एकदम से पलट कर बाहर निकलने लगी थी, जब बख्त ने सराया से उसकी कलाई हाथ में लेकर इसे रोका था। ज़रगुने, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो यार। मैं तुम्हें कोई पागल नहीं समझता। मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो। आपके ख्याल में मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रही? वो उसकी बात बीच में ही काट कर सदमे से बोली। उफ ज़रगुने, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? वो ज़िद हुआ था। आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर होगा। वो इंतहाई सदमे से बोली। मैं चाहता हूँ ज़रगुने आज़म ख्वाबों में डरना छोड़ दे और नींद में चलाना छोड़ दे। वो मसनूई कहका ना लगाए और रेल हंसे। ज़रगुने, तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो माजी हायल है, मैं इससे तुम्हारा पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। मेरी बात मानो, मेरे लिए नहीं तो हनी अंकल के लिए एक हफ्ते का कोर्स कर लो। वो इसे कंधों से थामते हुए बहुत नॉर्मल लहजे में बोला। वो आंखों में नमी लिए इसे देखती रही। मैं चाहता हूँ तुम नाइट मिरर देखना छोड़ दो। और फिर से संजीदगी से बोला। मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से बोली। ज़रगुन ने वो तनबीह लहजे में बोला, जिस पर वो सर झटकती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। ज़रगुन ने वो इसे सीने से लगाते हुए धीमे लहजे में बोला। वो बरसती आंखों से उसके सीने में सर दिए रो दी थी। साइकेट्रिस्ट के पास पागल नहीं आते ज़रगुने, मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो। वो उसका सर थपथपाता हुआ धीमे से लहजे में बोला। सर उसकी सीने से उठाती हुई इसे देखे गई। और वो मेरे बाल काट देगा। वो खोए खोए लहजे में बोली। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे बालों को छूना तो दूर तक तक नहीं सकता। वो उसका सर थपथपाते हुए धीमे से बोला। वो थप्पड़ मारेगा मेरे होंठ और मुंह पर। वो फिर से डरे हुए लहजे में बोली। कोई नहीं छू सकता तुम्हें। वो इसे चेयर पर बिठाते हुए होंठ पर भींच कर बोला था। आप प्लीज़ बाहर चले जाएं, मुझे इनसे अकेले में कुछ बातचीत करनी है। डॉक्टर आयशा ने माजरत खा नज़रों से बख्त को देखते हुए कहा। वो सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। आपको नाइट मिरर कब से आना शुरू हुए हैं? डॉक्टर ने इससे नरम लहजे में पूछा। 2 साल होने वाले हैं। वो शीशे के डोर से बाहर खड़े बख्त को देखते हुए बोली, जो बाहर खड़ा इसे ही देख रहा था। हम डॉक्टर ने सारे साबत में हिलाया। इससे कोई ना कोई सवाल करती रही। आप अपने शौहर को अंदर भेज दें, डॉक्टर आयशा ने संजीदगी से कहा। वो सारे हिलाती हुई बाहर निकल गई।
ये मेडिसिन आप 2 दिन तक इन्हें यूज़ कराएं, अगर इससे इनको कोई फाका ना हुआ तो आप परसों फिर इन्हें ले आइएगा। डॉक्टर आयशा एक पर्ची बख्त की तरफ बढ़ाती हुई बोली। वो संजीदगी से सारे हिलाता और पर्ची पकड़ता बाहर निकल गया था। काश मैं गाड़ी में खामोशी थी। जब ज़रगुने गाड़ी में ही हो तो उसकी खामोशी बख्त को बहुत चुभती थी। ज़रगुने तुम ठीक हो? उसका हाथ थामते हुए बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, खफगी से बोली। ड्राइवर 5 स्टार होटल की तरफ गाड़ी मोड़ दो। वो वॉच पर टाइम देखते हुए संजीदगी से बोला। ज़रगुने ने अब की दफ़ा इसे देखा। गाड़ी होटल की पार्किंग में रुकी थी। वो इसे होटल ले आया था। ज़रगुने अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर करो। वो वेटर को सर पर खड़ा देखकर ज़रगुने से बोला। जो कुछ भी नहीं बोली थी। ज़रगुने तुम मुझसे नाराज़ हो? वो इसका चेहरे को देखते हुए बोला। मैं पागल तो नहीं? वो इसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। मैं कभी पागल खाने भी नहीं गई। वो कहीं और देखती हुई बोली थी। बख्त का दिल कट कर रह गया था। आई नो ज़रगुने, अब ऑर्डर करो मीट की डिशेस। वो फिर से बोला। ज़रगुने के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई थी। चिकन बोटी, बीफ बिरयानी, रशियन सैलड, शामी कबाब और ये सब ऑर्डर करती। कुछ और भी ऑर्डर करने के लिए सोचने लगी थी। अच्छा ठीक है, बस यही ले आओ। वो इर्द गिर्द देखती हुई बार चिढ़ गई थी। बोली। बख्त उसके चेहरे को देखता रहा जो अब नॉर्मल हो चुका था। वो खाना खाती फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। वो कोई नोखी लड़की थी जो पल में तोला और पल में माशा होती थी। और ये लड़की अगर खामोश रहे तो दुनिया खामोश ही लगती है। वो उसे देखते हुए दिल में बोला था। बख्त, फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब है यार, जल्दी से पहुंचो। वो अभी घर आकर बैठा ही था जब अब्दुल्ला की फ़ोन कॉल ने उसका दिल दहला दिया था। वो उजलत में फ़ोन वहीं फेंकता हुआ बाहर भागा था। ज़रगुने ने हैरत से पहली बार इसे भागते हुए देखा। अकेला खाती ज़रगुने भी इसके पीछे भागी थी। जब वो गाड़ी उजलत में स्टार्ट करता हुआ निकल गया था। कंटिन्यू जारी है।